फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तबारक में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। तो हम लोगों ने इसमें कुछ पढ़ा था और आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ सुधारों को लागू किया था। उसमें पहला सुधार था ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब होता है खुलापन, और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। और पेरेस्ट्रोइका के तहत सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ऐसा सोवियत गणराज्य था जो सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा किया। तो वो था लिथुआनिया। लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, और ये घोषणा मार्च 1990 को हुई। स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले किसने की? लिथुआनिया ने की, और ये मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा की। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये है कि सन 1991 के दिसंबर में एक नेता थे सोवियत संघ के, जिनका नाम था येल्त्सिन। ठीक है, येल्त्सिन ने सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, जिनका नाम है रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कब की? सन 1991 के दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अब सोवियत संघ के समाप्ति के बाद सोवियत संघ के जो अलग हुए देश थे, उन्होंने सबसे पहली बात तो कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया, यानी इसको बैन लगा दिया। और जो है जो राष्ट्र थे वो पूंजीवाद और लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया, और इसके तहत शासन चलाने का फैसला किया। अब जो देश थे, जो गणराज्य थे, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, वो बनाए थे एक संगठन, राज्यों का राष्ट्रकुल। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की। अब इसके आगे क्या है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में रूस को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि रूस को उसका उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब जो भी संधि एग्रीमेंट या करार हुआ था, उसको सबकी निभाने की जिम्मेदारी अब किस पर है? रूस पर है। ठीक है, और इसी के तहत सोवियत संघ के स्थान पे सोवियत संघ को सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता थी, यानी कि अब रूस को भी अस्थाई सदस्यता मिल गई सोवियत संघ के स्थान पे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। अगला हमारा है कि सोवियत संघ के विघटन की परिनीतियां। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन की परिनीतियां, यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो फिर क्या क्या चेंजेस, क्या बदलाव हुए पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले है कि दूसरी दुनिया का विघटन हो गया। दूसरी दुनिया है वो समाप्त हो गई। ठीक है, दूसरी दुनिया क्या थी
जो सोवियत संघ के नियंत्रण में थी, तो दूसरी दुनिया विघटन हो गया। और क्या है फिर? शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है। और तीसरा क्या है? हथियारों की जो होड़ है वो समाप्त हो गई। ठीक है। अब ये हो गया तीनों। अब क्या था कि पहले दो महाशक्तियां थी, कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। पर सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो महाशक्ति के रूप में कौन बचा? अमेरिका। ठीक है। सोवियत संघ का जब विघटन हो, शॉक थेरेपी, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब जो सोवियत संघ में शामिल गणराज्य थे, उन्हें तेजी से विकास करना था, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना था। इसके लिए शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ठीक है। तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल है, उसका निर्माण आईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने मिलकर तैयार किया था। और शॉक थेरेपी में क्या था? शॉक थेरेपी में बेसिकली पूंजीवाद को अपनाया गया था। पूंजीवाद को अपनाना था बेसिकली इसमें, शॉक थेरेपी में। अब जो भी सोवियत संघ से के जो गणराज्य थे, जो अलग हुए थे, विभक्त हुए थे, उस सब में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ठीक है, ताकि तेजी से विकास किया जाए। पर जिस तरह इसका एक्सपेक्ट किया गया था, वैसा परिणाम नहीं मिला। अब हम लोग देखते हैं कि शॉक थेरेपी को अपनाने से क्या परिणाम हुए। यहाँ पे लिखते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, और उस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। ठीक है। और जो उद्योग थे, औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 90% उद्योग, ये जो 90% उद्योग है, उसे निजी हाथों में दे दिया गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया गया। ठीक है। और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों के दाम कम कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। ठीक है। अब सामूहिक कृषि की प्रणाली जो है वो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि पूंजीवाद को अपनाया गया था। इसलिए लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा भी खत्म हो गई। रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना से कहीं कम थी। ठीक है। और क्या है कि जो ये आर्थिक क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया गया, इसके चलते लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सही से ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। और जो वहां की संविधान थी, उसे जल्दबाजी में तैयार किया गया, और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया, और हर संभव जो जितनी शक्तियां थी वो राष्ट्रपति को दे दी गई। फलस्वरूप वहां की जो संसद थी वो कमजोर रह गई। ठीक है। और इन देशों में अभी भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता की नियम बनाना बाकी है। ये हो गया हमारा शॉक थेरेपी के परिणाम। ये हमारे हो गए शॉक थेरेपी के परिणाम। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो रूस के लगभग 1500 बैंक और वित्तीय संस्थान थे, जिसमें आधे से अधिक दिवालिया हो गए। शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो गया। मतलब इससे यह साबित होता है कि शॉक थेरेपी से सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े,
बल्कि नकारात्मक प्रभाव पड़े, वहां की जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी खराब हो गई। अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसके बाद डाइन करते हैं। और एक चीज और कि आप लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। उसका नाम है स्टडी विद तबारक, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए लास्ट टॉपिक भी हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसका नाम है भारत और सोवियत संघ के संबंध। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि शीत युद्ध के दौरान या उसके बाद भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे वो कैसे थे। तो पहले हम देखते हैं आर्थिक रूप में, ठीक है। आर्थिक रूप में सोवियत संघ ने हमें किस प्रकार मदद किया। सोवियत संघ ने भारत में भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम तथा भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे इस्पात कंपनी की स्थापना में, संयंत्रों की स्थापना में मदद की, ठीक है, और मदद की। दूसरा ये हमारा राजनीतिक में देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने ये मदद किया कि कश्मीर के मसले पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में के सुरक्षा परिषद में भारत के रूप का समर्थन किया, ठीक है। तीसरा सैन्य क्षेत्र में, सैन्य में यह है कि 1971 में या जब पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था तो भारत का मदद किया था, सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। और जब भारत में मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा की वैल्यू गिरी तो सोवियत संघ ने रुपया को आधार बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था, ठीक है। और सोवियत संघ ने उस समय मदद किया जिस समय भारत को कोई मदद नहीं कर रहा था। उसी के मदद के कारण भारत इतने क्या बोलते वो उपकरण बना पाया, ठीक है, हथियार बना पाया। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके बाद हम लोग अब तीसरा चैप्टर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। जल्द ही मैं तीसरा चैप्टर को भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो दोस्तों थैंक यू।